गुड मॉर्निंग। देखिए, इससे पहले वाले क्लास में आप लोगों को बता दिए थे सामाजिक जीवन का ऋग्वैदिक समाज आप लोगों के क्लास में पूरा हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग कुछ उसके आगे के बारे में समझते हैं। ऋग्वैदिक आप लोगों को बता दिया गया, अब हम लोग समझते हैं उत्तर वैदिक समाज। ठीक, इसका टाइम पीरियड जैसे 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक पूरा समाज है। ठीक, तो उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल का 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 हुआ और इसका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलेगा। ठीक, चलिए देखिए, इससे पहले आप लोग क्लास में क्या क्या बताए थे, थोड़ा सा 2 मिनट में रिकैप ले लेते हैं। ठीक, देखिए आप लोग को सामाजिक जीवन बताए थे, हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन आप लोगों से बात किए थे। सामाजिक जीवन में ऋग्वैदिक समाज के बारे में बात कर रहे थे। ऋग्वैदिक समाज के बारे में हम ये आप लोग को बताए थे कि इसका पृष्ठभूमि क्या था। तो ऋग्वैदिक समाज का पृष्ठभूमि क्या है, आप कह सकते हो सामाजिक जीवन का पृष्ठभूमि क्या है, तो यायावरी कबायली समाज। ठीक, यायावरी का अर्थ क्या होता है, घुमंतु, अस्थायी, खानाबदोश। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम आप लोग को बताए थे इसमें व्यवहारिक पक्ष में सामाजिक वर्गीकरण बताए थे। पुरुष व स्त्री की दशा क्या थी, फिर उसके बाद खान पान कैसा था, वेशभूषा क्या था, ये सब चीजों पर बात हो चुकी है। ठीक, आज जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो है उत्तर वैदिक काल। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड जो चलता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक, आप लोगों को बता दिया गया। ठीक, वैदिक सभ्यता को समझने के लिए हम लोगों ने 2 कालखंड में इसको डिवाइड किए। एक को हम लोगों ने कहा ऋग्वैदिक काल और दूसरे को कहा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड चलता है, यहां से शुरू हुआ 1500 से शुरू हुआ, तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ये चलेगा। उसके बाद ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलेगा। ठीक, तो हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल कल पढ़े थे। ऋग्वैदिक काल में आप लोगों को बताए थे इसमें क्या क्या समझाए थे, थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें सामाजिक जीवन इनका कैसा था, ठीक, यानी कि कैसे थे सामाजिक जीवन में, आप लोगों को बताए थे कि कर्म प्रधान समाज था, चुनने की अधिकार थी। ठीक, उसके बाद आप लोगों को पुरुष व स्त्री की दशा बताए थे, पुरुष व स्त्रियों की दशा कैसी थी, खान पान बताए थे, यानी कि खान पान में ये क्या क्या खाते थे, और उसके बाद वेशभूषा के बारे में आप लोगों से बात हुआ था। ठीक, इन इतनी चीजों को समझने के बाद अब हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में क्या कर रहे, अब ये कंफ्यूजन ही ना है कि ऋग्वैदिक काल क्या है और उत्तर वैदिक काल है। जैसे समझिए, ये हम एक लाइन लेते हैं। ठीक, हम कहते हैं कि ये पूरा जो है ना एक पीढ़ी है। ठीक, एक पूरा 1000 से लेकर, जैसे यहाँ पे समझिए 1500 से लेकर 1500 से कहानी शुरू होता है और 600 पे कहानी खत्म होता है। ठीक, समझ लीजिए एक मूवी है। ठीक, 1500 से शुरू हुआ, 600 पे खत्म हो रहा है। ये क्या है, ईसा पूर्व, बीसी। ठीक, तो 1500 से लेकर आधा काल डिवाइड कर देते हैं। इतने काल को हम लोग कहें ऋग्वैदिक काल और इतने काल को कहें उत्तर वैदिक काल। ठीक, अब इस काल में कहां से कहां तक चलेगा, तो 1500 से लेकर 1000 तक इस काल को मानते हैं। ठीक, और इसको 1000 से शुरू होगा और 600 तक ये चलेगा। समझ में आया बात, तो 1500 से लेकर 1000 और 1000 से लेकर 600 तक, वही चीज यहाँ पे लिखे। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, ये चीज समझ में आ गया। चलिए इसको इरेज करते हैं और हम लोग इसके बारे में आप समझते हैं। इस काल के बारे में हम लोग को समझ में आ गया, यानी कि ये शुरुआती काल है। शुरू में ये कैसे थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, इनका सामाजिक कैसा था। तो हम लोगों ने ये समझा कि शुरू टाइम में इनका जो समाज था वो कर्म चुनने की स्वतंत्रता थी। आगे चलकर धीरे धीरे समाज बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पर आ गया। ठीक, यहाँ से चेंजेस हो गए, समाज में बदलाव आ गया। तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ तक एक काल हो गया, इसके बाद का जो काल होगा वो दूसरा काल समझेंगे। ठीक, चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए ये चीज समझ में आ गया होगा। अब समझने की कोशिश करते हैं उत्तर वैदिक समाज। ठीक, उत्तर वैदिक समाज में सबसे पहला पॉइंट समझते हैं सामाजिक वर्गीकरण। ठीक, इसमें लिख लीजिएगा जो सामाजिक वर्गीकरण था वो अब क्या हो गया, वो बदल गया। ठीक, यहां पर लिख लीजिए ऐसे चतुर्वर्ण व्यवस्था, और ये किस में चेंज हो गया, चतुर जाति में। देखिए चतुर्वर्ण व्यवस्था क्या था, उत्तर वैदिक काल नहीं ऋग वैदिक काल में आ जाइए तो चतुर्वर्ण व्यवस्था में क्या था, आप कर्म चुनने की स्वतंत्रता थी, कर्म चुनाव की स्वतंत्रता, यानी कि जिसको जो काम करना है वो काम कर सकता है। ठीक, इसके बाद समाज में समाज का जो बांटा हुआ था वो क्या था, एक साथ मिलकर रहते थे। ठीक, एक साथ रहते थे, अलग नहीं रहते थे। ठीक, अलग जो है इसलिए नहीं रहते थे, एक साथ मिलकर रहते थे। अब क्या हुआ, इसमें 3 जाति थी, यानी कि 3 वर्ग था, जाति न कहकर वर्ग कहेंगे। ठीक, पहला वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण। ठीक, दूसरे वर्ग को क्षत्रिय, और तीसरे को हम लोग कहते हैं वैश्य। ठीक, ये बस 3 वर्ग था। ब्राह्मण को ब्राह्मण ये काम नहीं करना है वो क्षत्रिय बन जाएगा, क्षत्रिय को क्षत्रिय काम नहीं करना है वो ब्राह्मण बन जाएगा। इसमें से कोई एक दूसरे में शिफ्ट हो सकता है, शिफ्ट होने की स्वतंत्रता है किसमें, ऋग वैदिक काल में। अब समझते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ। देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जो कर्म चुनने की स्वतंत्रता थी वो खत्म हो गई। तो कैसे हो गई, तो जन्म आधारित, जन्म आधारित, यानी कि जो जिस वर्ग में जन्म लेगा वो उस वर्ग में रहेगा, बदल नहीं सकता है। ठीक, जन्म आधारित, कर्म चुनने की स्वतंत्रता, यहीं से क्या होती है, कर्म चुनाव की स्वतंत्रता खत्म हो गई। ठीक, अच्छा समाज बांटा हुआ था, अब ये समाज नहीं है, अब ये वर्ग में जो बांटा हुआ था ये 3 वर्ग ना होकर 3 जाति हो गई, 3 नहीं 4 जाति हो गई। एक शूद्र को भी कह दिया गया। ठीक, 4 जाति। अब कौन कौन से 4 जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 जातियों का उद्भव हुआ। ठीक, क्लियर है तक। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, यहां से 4 जातियों क्या हुआ, उद्भव हो गया। अब क्या होता है, स्त्रियों के बारे में समझ लेते हैं। पुरुष व स्त्री की दशा में क्या हुआ। अब देखिए ये जो पुरुष है, पुरुष प्रधान समाज बना रहा। ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्त्री जो है, स्त्री के बारे में समझिए, यहां पर स्त्री में क्या क्या होता है समझिए। स्त्रियों की जो दशा है वह पतनशील के प्रमाण मिलते हैं। प्रमाण क्या मिलता है पतनशील का, जैसे समझिए, इतना पहले समझा देते हैं। देखिए सिंपल चीज समझिए क्या है। देखिए ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में सामाजिक जो व्यवस्था थी वह कर्म चुनने की स्वतंत्रता थी। ठीक, जैसे जब आर्य लोग भारत आए, यहाँ पर आने के बाद वह अपना जीवन व्यतीत करने लगे, घूम रहे थे इधर उधर, घूमने के बाद उन्होंने अस्थिर हुआ। ठीक, स्थिर हुए,
अस्थाई से अस्थाई हुए। अब जैसे ही अस्थाई हुए, दिमाग विकसित हुआ, उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं, कबीले का जो रक्षा करेगा उसको क्षत्रिय नाम देते हैं, जो सीनियर सिटीजन रहेगा उसको कहेंगे हम लोग सीनियर सिटीजन कहेंगे, ब्राह्मण रहेगा, और जो भरण पोषण करेगा, गाय वगैरह को पालेगा, पशुपालन करेगा, इन सबको हम लोग कह देते हैं ना वैश्य। ठीक, तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ऐसे काल चलते गया। अब अचानक क्या हुआ, किसी समय में मान लीजिए आज से उस टाइम से 100 साल बाद, 200 साल बाद क्या होता है, ऐसे कहानी की तरह समझिए, 200 साल बाद क्या होता है, अचानक न लोगों ने क्या किया, इस कर्म चुनने की स्वतंत्रता में कमी कर दिया। यानी कि जो पहले कर्म था, यानी कि अगर मान लीजिए ब्राह्मण का काम क्षत्रिय कर सकता था, क्षत्रिय काम वैश्य कर सकता था, वैश्य काम शूद्र नहीं कर सकता था, शूद्र अलग था। ठीक, तो इन तीनों में कर्म चुनाव की स्वतंत्रता थी, कर्म चुन सकते थे, लेकिन आगे चलकर लोगों ने क्या किया, इसी को जाति बना दिया। बोला कि नहीं, तुम ब्राह्मण हो, अब तुम क्षत्रिय नहीं बन सकते हो, क्षत्रिय जो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। तो ये क्या हो गया, पहले कर्म चुनने की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब क्या हो गया, इसको जाति बना दिया गया, 4 जातियों का उद्भव कर दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, जो जिस जाति में पैदा होगा वो उसी जाति में काम करेगा। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने स्त्री की दशा में देखे थे, पुरुष प्रधान समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था। ये नहीं कि ऋग्वेदिक के बाद उत्तर वैदिक काल में बदल गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पुरुष जो थे वो वही थे। लेकिन स्त्रियों की दशा में पतनशील के प्रमाण मिलते। पतनशील का मतलब स्त्री की जो दशा थी ऋग्वेदिक काल में क्या थी, सम्मानीय थी। सम्मानीय का मतलब ये हुआ, इनको धार्मिक अधिकार था, शैक्षिक अधिकार था, पढ़ने का अधिकार था, धार्मिक में पूजा वगैरह जब करती थी तो इन लोग को अधिकार था। ठीक, उसके बाद और भी बहुत सारा बताया था आप लोगों को। फिर उसके बाद वहतु नामक पर इनका अधिकार था। उसके बाद लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो स्त्री की दशा है वो क्या होती है, पतनशील हो जाती है, खत्म कर दिया जाता है। इसके प्रमाण मिले। अब प्रमाण समझिए। पहला इसमें है, मैत्रेयी संहिता में लिखा गया है कि समाज में 3 बुराइयां हैं। 3 बुराइयों में से, समाज में 3 बुराइयां, 3 बुराइयों में से पहला जो है वो है जुआ, दूसरा जो है वो है नशा, और तीसरा कह दिया स्त्री। क्या है, स्त्री। ठीक, तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि मैत्रेयी संहिता में जो लिखा है कि समाज की 3 बुराइयों में से एक जो स्त्री है, ये क्या है, उनके सम्मानीय में क्या है, सम्मान में क्या है, पतनशील दिख रहा है। तो ये पहला प्रमाण हुआ। दूसरे प्रमाण को देखते हैं। दूसरा है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण कहते हैं कि पुत्र का जन्म सुख का कारण है, जबकि पुत्री का जन्म दुखों का कारण है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण कहते हैं कि पुत्र का जन्म जो है वो क्या है, सुख का कारण है। पुत्र का जन्म लिया तो सुख है, अगर पुत्री का जन्म होगा तो वो क्या है, दुख का कारण है। क्या यह वहतु जैसे चीजों का बात करें, नहीं। वहतु का मतलब क्या, जैसे दहेज, तो इसकी बात उस समय नहीं होती थी। किस लिए ये बोला गया कि पुत्र का जन्म सुख का कारण है जबकि पुत्री का जन्म दुखों का कारण, इसलिए कहा गया क्योंकि जिस कबीले में लड़कियों का जन्म होता था उस समय, उस कबीले पर दूसरे कबीले के लोग क्या करते थे, हमला कर देते थे। बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए ऐत्रेय ब्राह्मण कहते हैं कि पुत्र का जन्म सुख का कारण है जबकि पुत्री का जन्म दुखों का कारण है। ये कब बात की जा रही है, उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में सम्मानीय थी दशा। ठीक, उत्तर वैदिक काल में पतनशील हो जाती है। ठीक, अच्छा, तीसरा प्रमाण क्या है, तीसरा है ये 1 2 3 ये मत समझिएगा। हाँ ठीक है, तीसरा पैंतालीस से लिखा ऐत्रेय ब्राह्मण वरिष्ठ सूत्र, इस पे लिखा गया है कि पुत्री को जन्म से लेकर विवाह तक पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, जबकि
संरक्षण में रहना चाहिए। विवाह के बाद पति के संरक्षण में और पति के मृत्यु में पुत्र के संरक्षण में। ठीक, जैसे कहने का मतलब यह है कि पुत्री को जन्म से लेकर विवाह तक पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, विवाह के बाद पति के संरक्षण में, और पति की मृत्यु के बाद किसके संरक्षण में रहना चाहिए? पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। यानी कि ये कहने का मतलब हुआ कि जब पुत्री का जन्म हो, यानी कि जब स्त्री का जन्म हुआ, उस जन्म से लेकर जब तक विवाह नहीं हो जाता है, पिता के संरक्षण में रहे, यानी कि पिता जो बोलेंगे वो करना है। जैसे ही शादी हो जाता है, यानी कि विवाह हो जाता है, तो पति के संरक्षण में जो पति बोलेगा वो करना है। पति के, यानी कि पति के मृत्यु के बाद पुत्र, यानी कि उसका जो पुत्र होगा उसके संरक्षण में रहना चाहिए। यानी कि इसमें क्या समझ में आ रहा है? पति यानी कि स्त्रियों को मतलब कि अंडर में किया जा रहा है, यानी कि दबाया जा रहा है कि तुमको इसी के संरक्षण में रहना है, ऐसे ही रहना है, पूरा जीवन व्यतीत ऐसे ही करना है। ठीक, तो इन सब चीजों से मिला जुला कर यही समझ में आ रहा है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा जो है वो पतनशील दिखाता है। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए किस काल में स्त्रियों की दशा सम्मानीय थी? तो याद रखिएगा, ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा सम्मानीय थी, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा पतनशील दिखाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग समझते हैं वेशभूषा कैसा था, ऐसे ही समझ लीजिए। वेशभूषा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही जो वेशभूषा था वही चलता रहा।